नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन की चौतरफा अब घेराबंदी शुरू कर दी है। एक और लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में कई पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया है और इसके बाद चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी भारत के दबाव ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इसके बाद चीन ने लापता 5 भारतीयों को सुरक्षित वापस भारतीय सेना के हवाले कर दिया। लेकिन वहीं तीसरी ओर उत्तराखंड में भी वायुसेना ने चीन की हरकतों पर नजर रखने की तैयारी अब और तेज कर दी है और इसके लिए चीन से लगी हुई सीमाओं पर एयर डिफेंस रडार और लड़ाकू विमानों के उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाने का तैयारी और काम तेज कर दिया गया है। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच में अब भारतीय वायुसेना चीन से सटी हुई सीमाओं पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने जा रही है और इसके लिए सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल राजेश कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। वायुसेना अधिकारी ने राज्य के पर्वतीय इलाकों में एयर डिफेंस रडार और लड़ाकू विमानों के उतरने के लिए जमीन की उपलब्धता पर चर्चा की है। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। नेलांग, लौथल, माना, बड़ाहोती, जोहार घाटी और व्यास घाटी ये वो इलाके हैं जहां चीन नजर गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसे में जहां जमीन मिलने से उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एयर डिफेंस रडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसी सुविधाएं अब स्थापित करने से वायुसेना को काफी मदद मिलेगी। एयर मार्शल ने पंतनगर, जौलीग्रांट और साथ ही साथ पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का भी विस्तार करने और चौखुटिया में एक हवाई अड्डे के लिए जमीन देने का भी आग्रह किया है। तो इस पर मुख्यमंत्री शिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, सर्वोपरि है और इसीलिए राज्य सरकार गंभीरता से इस पर काम कर रही है। लड़ाई के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और शांति व्यवस्था के लिए हमको आयुध से परिपूर्ण होना ही पड़ेगा और इसलिए मैं तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि हमारी जो सड़कें हैं हमारी सेना के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सैन्य शक्ति को हमको फ्रंट में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। तो चीन को अब चौतरफा घेरने की तैयारी ही नहीं है बल्कि इस पर काम भी भारत की ओर से शुरू हो चुका है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में तैयारी है, जिस तरह से अब उत्तराखंड में तैयारी आगे बढ़ती जा रही है और हम तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से लद्दाख में अब भारतीय सेना डटी हुई है और जिनकी निगाहें नापाक है उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे में किस तरह की तैयारी और जमीनी हकीकत क्या है, इस वक्त पिथौरागढ़ में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, और मिंटू तामोली जो ईटानगर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से अब यह महसूस होने लगा है कि भारतीय वायुसेना अब कदम आगे बढ़ाना चाहती है और उत्तराखंड में किस तरह की तैयारी इसके लिए की जा रही है, देखी जा सकती है? तो मैं आपको बताऊं, लिपुलेख जो सड़क है जो चाइना बॉर्डर को जोड़ती है, 8 मई को इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से ही ये सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। नेपाल एक तरीके से चाइना की गोद में बैठकर इस सड़क का विरोध कर रहा है। उसके बाद जो खासकर उत्तराखंड का चीन से लगा हुआ बॉर्डर है, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ खासी अलर्ट मोड में है। सेना हो, आईटीबीपी हो या एसएसबी हो, इनकी चौकसी बढ़ाई गई है। भारी संख्या में गुंजी का जो बेस कैंप है आर्मी का, वहाँ पर सेना तैनात है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लगातार यहाँ पर हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। लगातार जो चीन का बॉर्डर है, गुंजी है, काला पानी है, लिपुलेख का जो बॉर्डर है, क्योंकि लिपुलेख के बॉर्डर को सबसे संवेदनशील बॉर्डर में एक माना जाता है। साल भर वहाँ बर्फबारी रहती है और तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह बॉर्डर मौजूद है। तो इसको लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काफी संजीदा नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 8 मई के बाद, जब से लिपुलेख सड़क का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही उत्तराखंड के इस बॉर्डर में हलचलें बढ़ी हुई है। नेपाल की गतिविधियां भी बढ़ी हुई हैं और लिपुलेख और नेपाल को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि आखिर
अब भारत फ्रंट फुट पर आता नजर आ रहा है और इसीलिए भी उसे अब पीछे हटना उसकी मजबूरी होता चला जा रहा है, क्योंकि चौतरफा घेरने की तैयारी है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लेह में मौजूद हैं। लद्दाख में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल है, लेकिन एक नई अपडेट और बड़ी खबर जो आ रही है अब ईटानगर से, मिंटू तमोली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटू, जो खबर आ रही है वहां कि अब भारत की तैयारी पहले से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है और इसीलिए भी चीन अब इस इलाके में घुटने टेकता हुआ देखा जा सकता है। क्या ताजा अपडेट इस वक्त आप दे पाएंगे? जी प्रशांत, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये 1962 भारत नहीं है, ये 2020 भारत है, नई भारत है और चीन को घुटने टेकने पड़ेंगे नहीं, पड़ गया है। क्योंकि हमारे ये 5 युवक जो अगवा किया था उनको रिहा कर दी है। उसके बाद इससे पहले 2 महीने पहले वही इलाका, उससे थोड़े ऊपरी टाक्सिंग सेक्टर बोलते हैं, अपर सुबनसिरी जिले ही है, जिले एक ही है, वहां के एक युवक को भी रिहा कर दिए। और एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं ये बोलना चाहता हूं, वो अरुणाचल प्रदेश के 2 पास है जो मोटरवेल रोड होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं जो है मोटरवेल, वो है लुमला पास, एक हो गया आपका दमाई, जहां पे रिहा किया ये 5 युवकों को, तो वहां रिहा किया है। लेकिन इनको ये युवकों को लिया गया, अगवा किया गया था आपके नाचो सेक्टर से, और नाचो सेक्टर जो है, नाचो सेक्टर से जहां रिहा किया है ये तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे सहयोगी जो मिंटू बता रहे हैं कि ये तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी है, बावजूद इसके भारतीय जवानों को अगवा कर लिया था। वो ग्रामीण थे 5 भारत के, जिन्हें अगवा किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें छोड़ने पर मजबूर हुआ है चीन। किस तरह की और ताजा अपडेट्स है वो भी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं भारत की ओर से। और इसी की बानगी, चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह से सीमा से जोड़ने वाली अटल टनल अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। यह अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग होगी, जिससे लद्दाख और लाहौल स्पीति अब 12 महीने देश से जुड़े रहेंगे। मौसम की मार से अब यह रास्ता कभी बाधित नहीं होगा। और खबर है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन भी कर सकते हैं। अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया है और यह टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। और कहा यह जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर दुनिया की यह सबसे लंबी टनल होगी और यह एक नया कीर्तिमान होगा। इस टनल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिहाज से। और इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि इस टनल के शुरू हो जाने से किसी भी मौसम में लेह तक पहुंचा जा सकेगा, कोई बाधा नहीं रहेगी। मतलब है कि भारी बर्फबारी में भी यह टनल मजबूती से डटी रहेगी और इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। और इसकी भनक चीन को भी लग रही थी कि किस तरह से नए निर्माण भारत की सरजमी पर किए जा रहे हैं और अपनी सीमाओं तक पहुंचने की पूरी तैयारी भारत की ओर से। और अब ना मौसम की मार और ना दुश्मन का डर, बेरोक टोक इस टनल का होगा इस्तेमाल। और अब यह चीन के लिए एक और डराने और सहमाने वाली खबर है। माना यह जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक पीएम मोदी इस टनल का उद्घाटन भी कर सकते हैं। यह दुनिया की एक ऐसी टनल होगी जो दुनिया में कहीं और नहीं, इतनी ऊंचाई पर इतनी लंबी और ऊंची टनल जो कि बनकर पूरी तरह से तैयार है। और तस्वीरों में आप देखें, सीसीटीवी कैमरे कुछ कुछ दूरी पर लगाकर रखे गए सुरक्षा के लिहाज से, ताकि कहीं कोई दिक्कत महसूस ना हो। और इसीलिए इस टनल को एक बेहतरीन टनल माना जा रहा है। अबाध रूप से बेरोक टोक पूरा रास्ता और सफर तय किया जा सकेगा। नाम दिया गया है अटल टनल। यह वो टनल होगी जिसका इस्तेमाल अब हिंदुस्तान कर सकेगा वहां तक पहुंचने के लिए जहां इससे पहले तकलीफों का सामना करना पड़ता था। लेकिन यह एक बड़ी उपलब्धि भी है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए जाने के बाद। तो इस तरह से ना सिर्फ एक टनल पर काम करके, बल्कि कई और सीमावर्ती प्रदेशों में अलग अलग तरह के इंतजामात करते हुए चीन अब यह बात समझ चुका है कि यह उपलब्धि उसके लिए आगे मुश्किल बन सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण टनल है क्योंकि एक तो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास
में हैवी स्नोफॉल होने के कारण और एवलांच एक्टिविटी होने के कारण ये रोड करीब करीब 6 महीने जो है के लिए कट ऑफ हो जाती थी। और वहाँ उस क्षेत्र के लोग जो हैं 6 महीने तक पूरे देश से कट ऑफ हो जाते थे। अब ये जो है उनको 12 महीने की लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमारा ले जाने का रास्ता है आगे मनाली से सरचू से हम ले जाते हैं, उस रूट में कुल 4 पास थे, 4 में से रोहतांग पास एक है, इसके अंदर टनल बन गई। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त लद्दाख में ही मौजूद हैं। संदीप, कितनी बड़ी उपलब्धि इसे माना जाए और क्यों? आखिर ऐसा क्या हो सकेगा इस टनल के जरिए जो अब तक सोचा नहीं जा सकता था? देखिए, हम लोगों ने इस टनल का दौरा किया था 2 साल पहले। तब ये टनल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी। बीच में कुछ 50-1 मीटर का पैच था जो कि ऊपर से पानी लगातार गिर रहा था, तो अलग सी तकनीक से उस पूरे उस एरिया को बंद किया गया। खास बात यह है कि ये टनल दुनिया में सबसे अलग टनल में से एक है, क्योंकि ये टनल जो है इसका एस्केप रूट जो है वो हमेशा देखा जाता है कि एस्केप रूट टनल के बिल्कुल साथ में होता है, लेकिन इस टनल का एस्केप रूट जो है वो इस रोड के नीचे है और तकरीबन 45 किलोमीटर का पैच जो है जो पूरा ऊपर से जाना पड़ता था, बर्फबारी के चलते बंद होता था, अब 45 किलोमीटर पूरा इलाका जो है कम हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन रोड है, हालांकि टेरेन की वजह से और उस जगह पे जो है स्नो लाइन बहुत नीचे है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है रोहतांग में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। और इस पूरे इलाके में अगर हम लोग सबसे बड़ी चीज़ और ये भी देखनी होती है कि ये इलाका एवलांच पॉन्ड इलाका तो नहीं है, तो पूरे इलाके में इस जगह पे जो है 300 से ज़्यादा पॉइंट ऐसे जहाँ एवलांच आता है। तो ऐसे में ये रोड बनने के बाद, ये टनल बनने के बाद सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आप सीधा मनाली से आप आगे तक जो है पूरे जो रोहतांग पास है उसको जो है बाईपास करके जो आप नीचे से आराम से जा सकते हैं, लाहौल स्पीति तक आप जा सकते हैं। साथ ही वहाँ से एक रूट और कटता है जो कि एनपीटी यानी कि नीमू, पदम और धारचा रोड, जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड है, और ये वहाँ से उस टनल से होते हुए निकल के आके सीधा कारगिल के पास रुकती है और उसके बाद फिर इधर तक आती है। चूंकि एनपीटी रोड तैयार नहीं हुआ है और उसका जो है महज सिर्फ 30 किलोमीटर का पैच बचा है जो 2 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये रोड जो है ये भारतीय सेना के मूवमेंट के लिए सबसे मुफीद रोड मानी जा रही है, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड्स है। यहाँ पे हर मौसम में 12 महीने आप कॉन्वॉय मूव कर सकते हैं, और जो हैवी एवलांच प्रोन एरिया है और जो बर्फबारी है उसको आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो सीधे तौर पर भारतीय सेना को लेह तक मिलेगी। तो ये टनल भी एक बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, और उन लोगों के लिए ये एक सदमा है जो भारत की सरजमी पर अपनी गलत निगाहें, बुरी निगाहें डालकर बैठे हुए थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये कि सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच कोर कमांडर की बैठक अगले हफ्ते होने की उम्मीद की जा रही है। और अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बार यह बैठक हो चुकी है। पहली बैठक को छोड़कर सभी बैठकें लगभग बेनतीजा ही रही है, लेकिन अगले हफ्ते होने वाली यह बैठक इस बार बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिणी इलाकों में कई पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया है और चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसके बाद उम्मीद यह की जा रही है कि बातचीत की मेज पर अब चीन के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अब तक वो महज बातचीत करता था और पीठ में छुरा घोंपने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन उसे सबक सिखाया गया है। बैठक के दौरान भारत की तरफ से चीन को अप्रैल वाली स्थिति में तुरंत वापस लौटने के लिए फिर एक बार कहा जाएगा, जो हर बैठक में भारत की ओर से बहुत ही खास एजेंडा होता था कि आप पहले की यथास्थिति बनाए रखें, तभी शांति संभव है उस इलाके में। लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा था। वहीं डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को भी जल्द और तयशुदा वक्त के भीतर ही करने की अपनी पुरानी मांग को भारत एक बार फिर दोहराएगा, जो हर बैठक में भारत लगातार चीन से कहता रहा है। साथ ही साथ एलएसी पर सेना के जमावड़े को भी कम करने के लिए भारत चीन से कहेगा, जो उसकी नीयत इस वक्त दिखाई दे रही है कि लगातार वो अपने जमावड़े को बढ़ाता जा रहा है सैनिकों के, और ये हमारे उन तमाम संधियों का उल्लंघन भी है जो पहले तय किए गए थे। लेकिन ब्रिगेड कमांडर की बैठक में भी चीनी सैन्य अधिकारी इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पहले भारत अपनी सेना को पैंगोंग के दक्षिणी छोर से पीछे हटा ले, और तब जाकर चीन पैंगोंग के नॉर्थ बैंक पर कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन अब चीन बैकफुट पर है और भारत की बात इसे माननी पड़ेगी। एलएसी पर भारत और चीन के बीच
तनाव पर अब इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ग्राउंड जीरो से लगातार मिल रहे सबूतों और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन आने वाली सर्दियों में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में लगा हुआ है। चीन के अखबार ने भारत को धमकी भरे लहजों में कहा है कि अगर भारत LAC पर पीछे नहीं हटा तो चीन के सैनिक पूरी सर्दियों तक वहीं डटे रहेंगे। और चीन की यह गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई है जब भारत सर्दी के मौसम में भी चीन की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की चालबाजी पर सबसे बड़ी खबर। चीन की सर्दी वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब। शी की सेना का प्लान अक्टूबर ध्वस्त। बर्फीली साजिश का भारी खामियाजा भुगतेगा चीन। LAC पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक बार फिर भारत को धमकी दी गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन इस्तेमाल कर रहा है। ये दबाव की रणनीति खेल रहा है। ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चीन तुम जाड़े में बैठे रहो वहाँ पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यदि हमारे ट्रुप्स सियाचिन में -40 -50 पे सरवाइव कर सकते हैं और सियाचिन में रह सकते हैं तो -20 और -30 में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही नहीं, खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि LAC पर भारत के हाथों लगातार पिटने के बावजूद चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के पास चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के उस अभ्यास की तस्वीरें हैं जिसमें चीन की सेना सर्द हालात में भारत से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रचंड सर्दी में चीनी सेना की साजिश बेनकाब। छद्म हथियारों से धोखा देने की कोशिश। भारत के साथ चीन का चिटिंग वॉर। न्यूज़ 18 के हाथ लगा चीनी सेना का यह वीडियो उस धोखे की बानगी है जिसे चीन अक्सर अंजाम देता रहा है। लेकिन इस बार भारत के सामने चीन की हर एक साजिश एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का ये वीडियो उस तैयारी की ओर इशारा कर रहा है जिसमें भारत को धोखे में रखकर चीन की सेना अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहती है। चीन के इस फाइटर जेट को देखिए, ये फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा से भरा एक गुब्बारा है। इसी तरह चीन के इस टैंक को भी देखिए, ये टैंक चीन के छद्म साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। दरअसल चीन ये सब कुछ आने वाली सर्दियों के लिए कर रहा है क्योंकि LAC के जिन इलाकों में तनाव बना हुआ है वहां अक्टूबर महीने में मौसम तेजी से बदलने वाला है। अक्टूबर महीने में लेह का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। अक्टूबर महीने में लद्दाख का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अक्टूबर महीने में सियाचिन में -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। यही वजह है कि चीन ने अभी से ही LAC पर सैनिकों और हथियारों का भारी जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने भीषण सर्दी का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर भी बना लिए हैं। सूत्रों के हवाले से इस बात की भी खबर आ रही है कि LAC पर चीन के सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया गया है। टैंक और ट्रक पर तैनात तोप भी चीनी सेना की तरफ से तैनात कर दी गई है। सर्दियों में LAC पर बने रहने के लिए खास तरह के तंबू भी बनाने शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, रात में सीमा पर चीन की तरफ से सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है।
लेकिन चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां भी ऐसी हैं जो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती हैं। न्यूज़ 18 की टीम पूर्वी लद्दाख में LAC के उस इलाके में पहुंची जहां 3 महीने से चीन के साथ तनाव बना हुआ है। गलवान, देपसोंग और पैंगोंग में 3 महीने से लगातार हालात वैसे ही बने हुए हैं। जहां चोटियों पर बर्फ जमी है, वहां चीन से तनाव की गर्मी महसूस हो रही है। भारतीय जवानों की इस दौरान चीन के सैनिकों से झड़प भी हुई, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह की जंग आसान नहीं है। कड़ाके की सर्दी में जवान देश की सीमा की सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद हैं। सर्दी से बचाव के लिए जवानों के पास वहां खास टेंट हैं, जिनमें 8 से 10 जवान रहते हैं और सर्दी से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही जवानों को खास तरह के जैकेट, जूते और कपड़े दिए जाते हैं जो बर्फ में काफी मददगार साबित होते हैं। भारत की फौज कड़ाके की ठंड में भी सीमा के पास की चौकियों पर निगरानी में कोई चूक नहीं बरतना चाहती। चीन को बैकफुट पर धकेल चुके भारतीय फौजी अब कुदरत से भी लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंडियन आर्मी के ट्रुप्स सियाचिन -40 -50 में अपना नौकरी कर चुके हैं, वहाँ उनका अनुभव है। तो पूरा इक्विपमेंट तो हिंदुस्तान के फौज का थल सेना का टेस्टेड है कि सब जीरो टेम्परेचर में कैसे सरवाइव करना है, कैसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है, क्या क्या समस्याएं होती है, उसका समाधान क्या है, कौन इक्विपमेंट इफेक्टिव है, कौन इफेक्टिव नहीं है, किसकी मेल फंक्शनिंग हो जाती है सब जीरो टेम्परेचर के वजह। ये सब तो सब ज्ञान हिंदुस्तान के थल सेना को ट्रुप्स को है, क्योंकि सियाचिन में तो हम बहुत दिन से बैठे हुए हैं। क्या यही अनुभव चीन के पास है? नहीं। चीन भले ही बातचीत की आड़ लेकर भारत के साथ लगातार विश्वासघात करना चाहता हो, लेकिन इस बार भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी पूरी कर चुका है। क्योंकि जो चीन LAC पर लगातार भारत को उकसाने का काम कर रहा है, वही चीन अब सर्दियों में भारत से एक बार फिर मुंह की खाने को तैयार बैठा है।